हाय एवरीबॉडी, आज का टॉपिक डोजेज यूनिफॉर्मिटी एज पर यूएसपी। अगर आपने इसके पहले फार्मर्स यूट्यूब चैनल की कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एज पर आईपी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार आप वो वीडियो जरूर देख लें सो दैट आपको इस वीडियो की क्लैरिटी पूरी मिल सके। इस वीडियो से आप क्या क्या लर्न करेंगे, आइए देखते हैं। वो कौन सी दो मेथड्स हैं जिनसे हम डोजेज यूनिफॉर्मिटी डिटरमाइन करते हैं और कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं जिस पर डोजेज यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेबल नहीं है, और डोजेज यूनिफॉर्मिटी का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, मींस एक्सेप्टेंस वैल्यू क्या होती है, L1 क्या है और L2 का एप्लीकेशन कहां होता है। तो आइए शुरू करते हैं अब तक का मोस्ट अवेटेड टॉपिक डोजेज यूनिफॉर्मिटी एज पर यूएसपी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेथड्स की। वो कौन कौन सी मेथड्स हैं जिससे हम डोजेज यूनिफॉर्मिटी डिटरमाइन करते हैं। तो मेथड है दो। पहला मेथड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, दूसरा मेथड वेट वेरिएशन। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी किस केस में एप्लीकेबल है? कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेबल है जब एपीआई का लेवल क्लेम 25 mg से कम हो। याद रखिएगा, मैं यहाँ 25 mg नहीं बोल रहा हूं, 25 mg से कम। 25 mg से कम एपीआई लेवल क्लेम हो या 25% डोज रेशियो, यानी कि ड्रग का डोज रेशियो उस डोजेज यूनिट में 25% से कम है, तब हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मेथड अप्लाई करेंगे। ये तो था कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेबिलिटी। अब दूसरा मेथड है वेट वेरिएशन मेथड। वेट वेरिएशन मेथड किस केस में एप्लीकेबल होगा? जब ड्रग का क्लेम यानी एपीआई का लेवल क्लेम 25 mg या उससे ज्यादा हो, या फिर डोज रेशियो की बात करें तो 25% डोज रेशियो, मीन्स उस डोजेज यूनिट में उस एपीआई का रेशियो 25% से ज्यादा होगा, तब हम वेट वेरिएशन मेथड यूज करेंगे। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करने के लिए हमें एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट या एनालिटिकल टेक्निक की जरूरत होती है, जबकि वेट वेरिएशन मेथड यूज करने के लिए हमें सिर्फ इंडिविजुअल वेट, एवरेज वेट और एसए की जरूरत पड़ती है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी के कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन है टेस्ट रिस्पॉन्स डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स इंटू स्टैंडर्ड डाइल्यूशन डिवाइडेड बाई टेस्ट डाइल्यूशन इंटू पोटेंसी ऑफ स्टैंडर्ड यूज्ड डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। वेट वेरिएशन में अगर हमें डोजेज यूनिफॉर्मिटी निकालनी है तो उसका कैलकुलेशन एक्सप्रेशन है इंडिविजुअल वेट ऑफ यूनिट डिवाइडेड बाई एवरेज वेट ऑफ यूनिट्स इंटू एसए। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं जिसमें डोजेज यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेबल नहीं होती। तो टॉपिकल प्रिपरेशन यानी एक्सटर्नल प्रिपरेशन, सरफेस एप्लीकेशन वाली जो भी फॉर्मुलेशंस होंगी उसमें डोजेज यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेबल नहीं है, लाइक सस्पेंशन, जेल्स, इमल्सन्स। अब हम उस टॉपिक को लेने जा रहे हैं जिसमें ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, और वो है एक्सेप्टेंस वैल्यू। एक्सेप्टेंस वैल्यू के कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन है मोड m माइनस एक्स बार प्लस के इंटू एस। इस कैलकुलेशन को समझने के लिए इस कैलकुलेशन की एक एक चीज जाननी होगी, जो कि बहुत ही सिंपल है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको पता लग गई तो आपको कैलकुलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट इमीडिएट क्लियर हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस वैल्यू का कैलकुलेशन फॉर्मूला है मोड m माइनस एक्स बार प्लस के एस। m क्या है? m है रेफरेंस वैल्यू। ये रेफरेंस वैल्यू डिपेंड करती है मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट पे। इसकी वैल्यू केस टू केस डिफर करती है, और कैसे डिफर करती है ये अभी हम देखने वाले हैं। तो m हो गया रेफरेंस वैल्यू माइनस एक्स बार। एक्स बार क्या है? मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट। अगर हमने चांस 1 में यानी 10 यूनिट्स का इंडिविजुअल कंटेंट किया है तो यहाँ मीन उसका लेंगे। अगर हमने एडिशनल 20 यूनिट यानी टोटल 30 यूनिट का किया है तो हम वहां पे मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट 30 यूनिट्स का लेंगे, प्लस के एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट। 10 यूनिट्स का अगर हमने कंटेंट यूनिफॉर्मिटी या वेट वेरिएशन किया है तो एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा 2.4। और यही अगर हम अगली स्टेज में जाते हैं, यानी कि अगर हम 30 यूनिट्स का डोजेज यूनिफॉर्मिटी निकालते हैं तो एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि के की वैल्यू हो जाएगी 2। इसको ऐसे समझते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कोई एक फूड आइटम रखा है और हमने इसे 10 लोगों को खाने को दिया, तो उनके हिस्से में ज्यादा खाना आएगा तो उनके लिए वैल्यू हो जाएगी 2.4। और अगर हमने यही खाना 30 लोगों को खाने के लिए दिया, उनके हिस्से में खाना कम आएगा, यानी कि वैल्यू आएगी
2 एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट। आई थिंक इस एग्जांपल से आपको याद रहेगा कि 10 यूनिट्स के लिए एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट है 2.4 और 30 यूनिट्स के लिए एक्सेप्टेबिलिटी कांस्टेंट है 2। एस क्या है? एस है स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल के जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स आए हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन, चाहे वो 10 के लिए है, अगर हमें चांस 2 में जाना पड़ा तो वो 30 यूनिट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, अगर चांस 1 में है तो 10 यूनिट्स का स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा। ये तो था एक्सेप्टेंस वैल्यू का कैलकुलेशन एक्सप्रेशन और उसके इंडिविजुअल डिनोशंस क्या क्या हैं, m माइनस एक्स बार प्लस के एस। अब हम देखते हैं डोजेज यूनिफॉर्मिटी डिटरमाइन कैसे करते हैं। डोजेज यूनिफॉर्मिटी डिटरमाइन करने के लिए हमें टोटल डोजेज यूनिट्स कितनी चाहिए होंगी? टोटल चाहिए होंगी 30 यूनिट्स, लेकिन इसमें हम चांस 1 और चांस 2 दो स्टेज में करते हैं। अगर चांस 1 में हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो हम चांस 2 में नहीं जाएंगे। चांस 1 में हम 10 डोजेज यूनिट्स का कंटेंट यूनिफॉर्मिटी डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन एप्लीकेबिलिटी कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एप्लीकेबल है या फिर वेट वेरिएशन मेथड एप्लीकेबल है। जो भी मेथड एप्लीकेबल है उसके हिसाब से हम डोजेज यूनिफॉर्मिटी डिटरमाइन करते हैं और इसमें हम एक्सेप्टेंस वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं जिसका रिजल्ट यानी एक्सेप्टेंस वैल्यू शुड बी नॉट मोर देन 15.0 होनी चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो हमें जाना पड़ेगा चांस 2 में, जिसमें हम एडिशनल 20 यूनिट्स का डोजेज यूनिफॉर्मिटी डिटरमाइन करेंगे। मेथड वही होगा जो पहले यूज किया है जिसकी एप्लीकेबिलिटी थी, यानी कि कंटेंट यूनिफॉर्मिटी की एप्लीकेबिलिटी थी कंटेंट यूनिफॉर्मिटी लेंगे, अगर वेट वेरिएशन की एप्लीकेबिलिटी थी तो वेट वेरिएशन मेथड लेंगे। इस केस में हमारे पास टोटल हो जाएगा डेटा 30 यूनिट्स का। 30 यूनिट्स के डेटा की हम एक्सेप्टेंस वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला वही रहेगा m माइनस एक्स बार इन मोड प्लस के एस और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया L1 शुड बी नॉट मोर देन 15। याद रखिएगा इसमें दोनों केस में, यानी कि 10 यूनिट्स के केस में भी एक्सेप्टेंस वैल्यू नॉट मोर देन 15 है और 30 यूनिट्स के केस में भी एक्सेप्टेंस वैल्यू नॉट मोर देन 15 ही होनी चाहिए। तो बात आती है कि L2 इक्वल टू 25 लिखा हुआ है यूएसपी में, यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। जो L2 इक्वल टू 25 है इसका यह मतलब नहीं कि हमने 30 यूनिट्स के लिए एक्सेप्टेंस वैल्यू 25 करनी है। अब यहाँ पे बात आई एक्सेप्टेंस वैल्यू अगर L1 15 दोनों ही केस में रखना है तो L2 25 हम कहाँ पर लेंगे? मैक्सिमम अलाउड डिविएशन के लिए इन 30 यूनिट्स में लोअर साइड में 1 माइनस 0.01 L2 जो भी वैल्यू आएगी उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे m से, यानी कि रेफरेंस वैल्यू से। हायर साइड में कोई भी डोजेज यूनिट किस एक्सटेंट तक जा सकती है तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 प्लस 0.01 इंटू L2। जो भी वैल्यू आएगी उसको हम m से यानी कि रेफरेंस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और वो हायर साइड पे मैक्सिमम अलाउड डेविएशन हो जाएगा फॉर इंडिविजुअल डोजेज यूनिट के लिए इन 30 यूनिट्स में। L2 की एप्लीकेबिलिटी लोअर साइड और हायर साइड रेंज निकालने के लिए होती है फॉर इंडिविजुअल डोजेज यूनिट की कि कितना लोअर जा सकता है और कितना हायर जा सकता है। L2 की वैल्यू यहाँ पे 25 रखेंगे। अगर मोटा मोटा देखें तो आप लोअर साइड में L2 25 रखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से तो आएगा 0.25। 1 में से 0.25 माइनस करेंगे तो 0.75 हो गया इंटू रेफरेंस वैल्यू। तो रेफरेंस वैल्यू का 75% लोअर साइड जा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप हायर साइड की कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस 0.01 इंटू L2, 0.01 इंटू L2 मतलब 0.25 हो गया। 0.25 1 प्लस 0.25 यानी 1.25 ऑफ रेफरेंस वैल्यू, यानी 125% ऑफ रेफरेंस वैल्यू। अब सारा खेल, सारा इंटरेस्टिंग गेम जो है वो रेफरेंस वैल्यू का है इस एक्सेप्टेंस वैल्यू की कैलकुलेशन में। उसी को आपको समझना है और ये समझने के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक मैंने आपको दिखाई है। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकालने के लिए और एक्सेप्टेंस वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए यानी AV की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो केस हैं। पहले केस में मैन्युफैक्चरर बोलता है कि परसेंटेज लेवल क्लेम या टारगेट कॉन्सेंट्रेशन 101.5% के बराबर है या उससे कम है। तो इस केस में हमारे पास जो रेंज आती है वो आती है 98.5। अब हमें देखना है एक्स बार कहां पे फॉल कर रहा है, यानी मीन ऑफ इंडिविजुअल कहां फॉल कर रहा है। 98.5 101.5। अगर मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट
इसके बीच में फॉल करता है कहीं भी, तो हम कहेंगे भाई सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी x बार, यानी m इक्वल टू x बार। और जब हम फार्मूला देखते हैं तो मोड m माइनस एक्स बार प्लस के एस, तो m माइनस एक्स बार बराबर बराबर वैल्यू हो गई, 0 हो गया, तो एक्सेप्टेंस वैल्यू हो जाएगी इस केस में k इंटू एस। हम पहले चांस में ही डोजेज यूनिफॉर्मिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारे पास 2.4 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल रिजल्ट्स ऑफ सैंपल्स, ये हो जाएगा। दूसरा केस, दूसरे केस में इस रेंज से अगर मान लीजिए x बार लोअर साइड पे, लोअर साइड 98.5 से भी कम है, तो इस केस में हमारी m की वैल्यू हो जाएगी 98.5। तो देखिए कितना ही इंटरेस्टिंग गेम है, रेंज 98.5 और 101.5, m या तो ये होगा या ये होगा, या फिर ये इसके बीच में है, इस रेंज के बीच में है, तो m इक्वल टू एक्स बार होगा, जो हमने पहला केस बताया। दूसरे केस की बात करते हैं, 98.5 से मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट कम आ गया, यानी एक्स बार कम आ गया, तो फॉर्मूला हो जाएगा 98.5, m हो जाएगा 98.5 m माइनस एक्स बार प्लस के एस। तो m यहां पे 98.5 होगा माइनस एक्स बार प्लस के इंटू एस। तीसरा केस, मान लीजिए मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट यानी एक्स बार की वैल्यू 101.5 से भी ज्यादा आ गई, तो इस केस में रेफरेंस वैल्यू m 101.5 हो जाएगी, लेकिन एक्स बार की वैल्यू उससे ज्यादा है, तो फॉर्मूला होगा, मोड का मतलब है m की पोजीशन इधर उधर हो सकती है, एक्स बार की पोजीशन इधर उधर हो सकती है, तो अब एक्सेप्टेंस वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार माइनस 101.5 प्लस के इंटू एस। ये जो केस एप्लीकेबिलिटी थी 98.5 टू 101.5, उस केस में एप्लीकेबल था जब मैन्युफैक्चरर ये बोलता है कि भाई हमारा टारगेट कॉन्सेंट्रेशन 101.5% है या उससे कम है। अब दूसरे केस की बात करते हैं, जब मैन्युफैक्चरर बोलता है नहीं जी हमारा तो टारगेट कॉन्सेंट्रेशन यानी कि परसेंटेज लेवल क्लेम 101.5 से ऊपर है। इस केस में क्या होगा, m की वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं। इस केस में हमारे पास रेंज हो जाएगी, लोअर रेंज 98.5 होगी, हायर रेंज हमारा टारगेट कंसंट्रेशन होगा। यहां पर हम एग्जांपल के रूप में ले रहे हैं, हायर टारगेट कंसंट्रेशन 105% रखा है मैन्युफैक्चरर ने, यानी कि परसेंटेज लेवल क्लेम 105 है, तो हमारी रेंज हो गई 98.5 से लेके 105.0% तक। अब एक्स बार की वैल्यू डिसाइड करेगी कि m की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए एक्स बार यानी मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट 98.5 और 105.0 इसके बीच में फॉल करता है, तो हम कहेंगे m इक्वल टू एक्स बार, m की जो वैल्यू है वो एक्स बार के बराबर है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा m माइनस एक्स बार यानी कि 0 हो गया ये, प्लस के एस यानी कि एक्सेप्टेंस वैल्यू हो जाएगी k इंटू एस। दूसरा केस, मान लीजिए लोअर साइड है, मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट यानी एक्स बार की वैल्यू लोअर साइड है, m यानी रेफरेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी 98.5 और x बार उससे कम है यानी 98.5 माइनस एक्स बार प्लस के इंटू एस। अब तीसरा केस, मान लीजिए टारगेट कॉन्सेंट्रेशन यहां पे जो कि हमने 105.0 लिया हुआ है, इससे भी एक्स बार की वैल्यू ज्यादा आ गई, मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट इससे भी ज्यादा आ गया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जो ज्यादा वैल्यू है उसको हम पहले लिखेंगे एक्स बार माइनस 105.0 यानी टारगेट कॉन्सेंट्रेशन प्लस के इंटू एस। तो केस 1 और केस 2 में ये डिफरेंस है। केस 1 में मैन्युफैक्चरर बोलता है कि हमारा जो टारगेट कॉन्सेंट्रेशन है यानी परसेंटेज लेवल क्लेम है 101.5% या उससे कम है, केस 2 में टारगेट कॉन्सेंट्रेशन 101.5 से ऊपर है। तो दोनों के केस में सिर्फ एक्सप्रेशन का डिफरेंस है। इस चीज को हम एक पिक्टोरियल डायग्राम से समझते हैं कि एक्सेप्टेंस वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होता है। आपकी स्क्रीन पर एक स्टेयर दिख रहा है जिसमें 3 स्टेप्स हैं। स्टेप्स एक्सप्रेस कर रहे हैं रेंज को, जो कि अभी हमने बात की थी, और जो इसमें आदमी खड़ा है वो एक्सप्रेस कर रहा है मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट यानी एक्स बार को। अब 3 स्टेप में बीच वाला स्टेप 98.5 अगर 101.5% या उससे कम का है तो ये रेंज शो करेगा।
अगर इस पे आदमी खड़ा हो जाता है तो m इक्वल टू एक्स बार होगा, एक्सेप्टेंस वैल्यू होगा इस केस में k इंटू एस। अब मान लीजिए अगर आदमी फॉल करता है नीचे वाले स्टेप पे तो m की रेफरेंस m यानी रेफरेंस वैल्यू हो जाएगी 98.5% और इसके नीचे जो x बार है वो माइनस होगा 98.5 माइनस एक्स बार प्लस k इंटू एस। तीसरा केस, अब मान लीजिए x बार ऊपर वाले स्टेप पे फॉल करता है यानी कि इस केस में रेफरेंस वैल्यू हायर साइड वाली हो जाएगी 101.5 और जो कैलकुलेशन एक्सप्रेशन आएगा x बार बड़ा है उससे ज्यादा है तो x बार माइनस 101.5 प्लस k इंटू एस। ये तो था केस 1 की एप्लीकेबिलिटी। दूसरे केस में जब मैन्युफैक्चरर ने बोला कि भाई हमारा तो टारगेट कंसंट्रेशन 101.5% से ऊपर का है, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था 105.0% का, तो अब हम पिक्चर को देखते हैं लेकिन रेंज हमारी जो होगी वो वाइड हो जाएगी। 98.5 लोअर रेंज रहेगी, मिडिल स्टेप 98.5 लोअर रहेगा और हायर साइड रहेगा इसका 105.0% जो कि ज्यादा भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर के हिसाब से। हमने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लिया है कि भाई 105.0 है। तो अब एक्स बार यानी कि वो आदमी अगर बीच में आके फॉल करता है, बीच वाले स्टेप पे फॉल करता है तो हम बोलेंगे m इक्वल टू एक्स बार। तो एक्सेप्टेंस वैल्यू की कैलकुलेशन हो गई k इंटू एस। दूसरा केस, अब मान लीजिए x बार 98.5 से नीचे फॉल कर रहा है तो इस केस में एक्सेप्टेंस वैल्यू की कैलकुलेशन हो जाएगी 98.5 माइनस एक्स बार प्लस k इंटू एस। m यहाँ पे 98.5 हो गया। तीसरा केस, अब मान लीजिए टारगेट कंसंट्रेशन x बार टारगेट कंसंट्रेशन यानी 105.0% से ऊपर फॉल कर रहा है यानी कि ऊपर वाले स्टेप पे आदमी है यानी कि x बार ऊपर वाले स्टेप पे है तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस वैल्यू के कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन हो जाएगा x बार माइनस टारगेट कंसंट्रेशन जो कि यहाँ पे 105.0 है प्लस k इंटू एस। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू कि एक्सेप्टेंस वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होती है, m यानी कि रेफरेंस वैल्यू किस केस में क्या पुट होगी और रिजल्ट क्या आएंगे। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि चाहे हम 10 यूनिट्स लें या फिर हमें दूसरी चांस यानी कि एडिशनल 20 यूनिट लेना हुआ तो भी एक्सेप्टेंस वैल्यू की लिमिट L1 शुड बी नॉट मोर देन 15 ही रहेगी। बट जब हम 30 यूनिट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे L2 की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी कैलकुलेशन फार्मूला में जो कि हमारी इंडिविजुअल यूनिट्स की मिनिमम रेंज को बताएगा और मैक्सिमम रेंज को बताएगा। यहाँ पे फॉर्मूले में L2 की वैल्यू 25 रखेंगे तो हमें मिनिमम 75% ऑफ रेफरेंस वैल्यू मिल जाता है और मैक्सिमम 125% ऑफ रेफरेंस वैल्यू मिल जाता है हायर साइड में। तो लोअर साइड और हायर साइड कितना इंडिविजुअल डोजेज यूनिट्स के रिजल्ट्स जा सकते हैं, कंटेंट जा सकते हैं, वो इसमें डिटरमाइन हो जाता है। आइए देखते हैं इस वीडियो में अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया। तो हमने सीखा डोजेज यूनिफॉर्मिटी डिटरमाइन करने की दो मेथड होती हैं, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी और वेट वेरिएशन। 25 mg से कम और 25% डोज रेशियो से कम API हो तो हम कंटेंट यूनिफॉर्मिटी मेथड यूज करेंगे, इसमें एनालिटिकल टेक्निक यूज होती है। और वेट वेरिएशन में 25 mg क्लेम हो या फिर 25% डोज रेशियो से ज़्यादा का रेशियो हो तो हम वेट वेरिएशन मेथड यूज करेंगे डोजेज यूनिफॉर्मिटी डिटरमाइन करने के लिए। और टॉपिकल और एक्सटर्नल प्रिपरेशंस में हम डोजेज यूनिफॉर्मिटी नहीं करते हैं। एक्सेप्टेंस वैल्यू क्या होती है, एक्सेप्टेंस वैल्यू के कैलकुलेशन का एक्सप्रेशन क्या है और m की रेफरेंस वैल्यू किस केस में कितनी होती है ये हमने देखा। और हमने आपको एक एग्जांपल भी बताया जिसमें एक स्टेयर है, 3 स्टेप्स हैं और मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट यानी वो आदमी जो मीन ऑफ इंडिविजुअल कंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो जिस स्टेप पे जाएगा उसके हिसाब से m की वैल्यू कैलकुलेशन एक्सप्रेशन में आती है। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू। अगर मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने में सफल हुआ और आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ लर्निंग हुई, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ऐसे कम से कम 5 फार्मा प्रोफेशनल्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। आपके अपने इस YouTube चैनल फार्मा अर्नर्स पर आने वाली कुछ वीडियो के टॉपिक्स इस प्रकार हैं।
तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।